Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today's 9th November 2023. So now we come to the next news. Kerala moves Supreme Court against Governor again. तो जैसा कि हम कई दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, देयर इज अ कंट्रोवर्सी गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट। और इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नर जो है कुछ स्टेट्स में, पर्टिकुलरली अगर हम देखें केरला में, तमिलनाडु में और जो थर्ड स्टेट है हमारा पंजाब, ठीक। तो ये जो क्लैश है गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, ये केरला और तमिलनाडु में थोड़ा ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पंजाब, ठीक है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन यही है कि आर्टिकल 200 जो है वो पावर देता है गवर्नर को किसी बिल को साइन करने के लिए, ठीक है। अब जब तक गवर्नर उस बिल पे साइन नहीं करेंगे तो वो बिल कानून नहीं बनेगा। अब केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी के अगेंस्ट दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया है, लेकिन यहाँ पर जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट गया है तो इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हम एक जनरल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे और क्या कि आर्टिकल 200 हम डिस्कस कर रहे थे और आर्टिकल 201 हम डिस्कस कर रहे थे। आर्टिकल 200 गवर्नर को पावर देता है किसी बिल को साइन करने के लिए, और जब वो बिल साइन होगा तभी वो बिल एक्ट बनेगा और तभी वो लागू भी होगा। सिमिलरली 201 गवर्नर को पावर देता है कि वो कुछ बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर सकता है। कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व का मतलब ये है कि गवर्नर उन पे तभी साइन करेंगे जब उस पर वो प्रेसिडेंट का व्यू जान लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है इसमें, आज की न्यूज में इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिया है केरला गवर्नमेंट ने। और उन्होंने कहा है कि देखिएगा, अगर गवर्नर बहुत सारे बिल को साइन नहीं करता, जिसमें से एक बिल का कंसर्न ये है कि गवर्नमेंट कुछ मीजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, किसके, एड्रेसिंग द पोस्ट कोविड पब्लिक हेल्थ कंसर्न। अब यहाँ पर कंसर्न आया है पब्लिक हेल्थ का। तो अब अगर केरला गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ के वेलफेयर के लिए कुछ कानून बनाना चाहती है और वो बिल सिग्नेचर के लिए गवर्नर साहब के पास गए हुए हैं लेकिन गवर्नर ने साइन नहीं करे हैं, तो इस गवर्नर के इस एक्शन को आर्बिट्ररी माना गया है। ये कंटेंशन है किसकी, तम इस केरला गवर्नमेंट की, कि उनका जो एक्शन है वो आर्बिट्ररी है। तो अब इस आर्बिट्ररी एक्शन पे हमने आपके साथ जब आर्टिकल 14 डिस्कस किया था तो एक केस डिस्कस किया था। केस का नाम है ईपी योरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब ये ईपी योरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई एक्शन आर्बिट्ररी है किसी भी अथॉरिटी का, किसी भी पर्सन का, ठीक है, जो किसी पोजीशन को होल्ड करते हैं, तो वो एक्शन जो है इक्वलिटी के अगेंस्ट माना जाएगा। तो अब अगर गवर्नर किसी बिल को साइन नहीं कर रहे हैं डेस्पाइट सो मेनी रिमाइंडर्स, तो इसका मतलब क्या है, उनका जो एक्शन है वो आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी एक्शन होने के बाद दिस एक्शन विल बी डीम्ड टू बी अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल 21 जो है वो हमारा राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी संबंधित है। अब अगर गवर्नमेंट जनता के लिए, पब्लिक के लिए कुछ मीजर्स लाना चाहती है, कुछ उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहती है, और अगर गवर्नर उस बिल पर साइन नहीं करते हैं तो उस फैसिलिटी से कुछ लोग वंचित रह जाएंगे, जिससे कि उनकी जान भी जा सकती है। तो अगर उनकी जान जाती है देन इट विल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ देयर राइट टू लाइफ, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव से केरला गवर्नमेंट दोबारा से आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कि गवर्नर है केरला के, उनके अगेंस्ट उसने अप्रोच किया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। G7 मीट्स अपील फॉर ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन गाजा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें गाजा में हमास के जो टेररिस्ट हैं, ठीक है, उनके बीच में और इजराइल के बीच में
युद्ध चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर G7 कंट्रीज ने एक अपील की है, ठीक है, कि वो एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज दें। ह्यूमैनिटेरियन पॉज का मतलब है कि देखिएगा, जो आतंकवादी लोग हैं जिन्होंने इसराइल के साथ गलत किया था 7 अक्टूबर को, उनके खिलाफ इसराइल का राइट है अपने आप को डिफेंड करना। यहाँ लिखा हुआ है, इसराइल हैड द राइट टू डिफेंड itself while underscoring the needs to the protect civilian and to comply with the international humanitarian law। तो यहाँ पर इसराइल उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहता है या उनको मारना चाहता है, दैट इज द राइट ऑफ द इसराइल बिकॉज दे हैव कमिटेड रॉन्ग विद द पीपल ऑफ इसराइल। बट साइमल्टेनियसली इसराइल को यहाँ पर ये समझना चाहिए कि वो जो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं, यानी कि जो इनोसेंट लोग हैं जो कि गाजा में रहते हैं, उनको इतना चांस दिया जाए कि वो अपने आप को वहां से निकाल के किसी एक सही प्लेस पर या सुरक्षित प्लेस पर वो अपने आप को शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो ये व्यू है इसका। अब हम समझते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉ का मतलब ये है कि देखिए, एक चैप्टर होता है इंटरनेशनल लॉ में, रूल ऑफ वार। तो जब भी दो कंट्री के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में कुछ वार होती है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। प्राइमरी रूल क्या होता है कि वो सिविल पॉपुलेशन पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। और सिविल पॉपुलेशन को एक सेफ एस्केप के लिए टाइम भी प्रोवाइड करेंगे और अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये माना गया है। सेकेंड पॉइंट ये है, आर्टिकल 51 जो है यूएन चार्टर का, आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का डिस्कस करता है राइट टू सेल्फ डिफेंस। किसको डिस्कस करता है? राइट टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हर कंट्री का ये राइट है कि अगर कोई कंट्री या कोई भी पावर किसी दूसरे कंट्री पर अटैक करती है, अब अटैक का मतलब एक तो होता है एक्चुअल अटैक, लेकिन यहाँ पर एग्रेशन वर्ड भी यूज किया गया है, एग्रेशन। तो एग्रेशन क्या है कि रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग अटैक। क्या है इसका मतलब? रीजनेबल एप्रहेंशन ऑफ बीइंग अटैक, ठीक है। तो उस सिचुएशन में वो उसके खिलाफ अटैक कर सकते हैं या सेल्फ डिफेंस में अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं। नाउ वी कम टू दिस न्यूज। पलाक्कड़ वेटरन ट्रम्प मैन फ्रॉम जिब्राल्टर्स टू एंटर गिनीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लॉयर, ठीक है। तो ये हमारे देश के हैं, ठीक है। तो हमारे देश के जो ये हैं हमारे एडवोकेट्स, पीबी मेनन साहब, ठीक है। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है लॉयर्स की प्रैक्टिस में। अब इससे पहले जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये था लॉयर लुइस ट्राई के नाम था, ठीक है। इनका रिकॉर्ड ये था कि इन्होंने 70 ईयर्स एंड 311 डेज प्रैक्टिस की है। लेकिन जो लुइस थे, लुइस ट्राई जिनके नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, उनकी डेथ हो गई 94 ईयर की एज में। बट मिस्टर मेनन जो हैं वो 97 ईयर के हैं, ठीक है। और इन्होंने मिस्टर लुइस के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है, ठीक। स्टिल अटेंड द कोर्ट विद वैवस ऑजिस जेस्ट ऑफ बिगिनर्स। तो मतलब वो कोर्ट को इसी तरह से अटेंड करते हैं जैसे कि वो एक बिगिनर हो, ठीक है। अब इन्होंने इसके रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। सेकंड पॉइंट ये है, तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट। दिस इज द ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। अब 73 एंड 60 डेज ऑफ प्रैक्टिस। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। इन कर्नाटका वोकल फॉर लोकल डज नॉट ट्रांसलेट इनटू अपटेक ऑफ स्टेट लैंग्वेजेस, ठीक है। तो कर्नाटका में क्या चल रहा है अभी? कर्नाटका की गवर्नमेंट ये चाहती है कि वहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी एजुकेशन का एक जो लैंग्वेज है, बी इट सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, ये कन्नड़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ की वहाँ की गवर्नमेंट की डिमांड है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, यानी कि जो स्टूडेंट स्टडी करते हैं, उसकी एक लोकल लैंग्वेज कन्नड़ होनी चाहिए। तो इसी को फिर
अब हम इसका लीगल एस्पेक्ट देखते हैं कि क्या स्टेट गवर्नमेंट इस तरह के रूल बना सकती है या नहीं बना सकती, ठीक है। तो उन्होंने इस रेफरेंस में दो लॉ भी बनाए हैं। द न्यू कन्नड़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट एक्ट 2022 which was passed by both houses in parliament। तो ये एक तो ये एक्ट पास किया गया। दूसरा एक्ट किया पास उन्होंने, कन्नड़ लैंग्वेज लर्निंग एक्ट 2015, ठीक है। अब यहाँ पर है कि न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है हमारी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये अलाउ करती है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन एक तो रीजनल लैंग्वेज रख सकता है और कोई दूसरी लैंग्वेज रख सकता है। तो इसीलिए इन्होंने अपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भी अमेंडमेंट किया। अब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2009 है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये राइट है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट कर सकती है? सो आंसर इज यस। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब जब ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो इस पे कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास भी है और स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी है। तो इसीलिए अच्छा, पहले जो एजुकेशन था ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट था, तो इसका मतलब पहले इस पर कानून केवल पार्लियामेंट ही बना सकती थी, ठीक है। लेकिन अब ये जो सब्जेक्ट है इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, ये इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लेंगे। इंफॉर्मेशन क्या है कि पहले जो एजुकेशन था, एजुकेशन पहले यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट था, लेकिन उसको 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा यूनियन लिस्ट से हटाकर उसको इसमें कंकरेंट लिस्ट में इंसर्ट किया था। जैसे ये कंकरेंट लिस्ट में इंसर्ट हुआ तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास और स्टेट लेजिस्लेचर के पास राइट आ गया कि वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती हैं, उस पर कानून बना सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डिस्कस डील करती है लैंग्वेजेस से, ठीक है। और हमारे इसमें 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल। ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 लैंग्वेजेस हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही इंसर्ट की गई थी, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। Now, Supreme Court refuses to vacate order on the Tamil temple priest in Tamil Nadu, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, court has passed interim order on 25 September on the basis of series of petition. It was alleged that the state government was attempting to appoint non-believers as archachas in agamic temples। अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, तमिलनाडु में कुछ एगमिक टेम्पल्स हैं और वहां पर अर्काचार्ज अपॉइंट किए जाते हैं। अब ये जो अर्काचार्ज, इसका मतलब होता है प्रिस्ट, साधु। तो जनरल रूल ये है कि स्टेट जो है, अगर आप आर्टिकल 16 देखें तो स्टेट वहां पर 7 ग्राउंड्स दी गई हैं। कौन कौन सी ग्राउंड दी गई हैं कि स्टेट इन 7 ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन 7 ग्राउंड पर कोई डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी धर्म के पर्सन को किसी भी धर्म में प्रेस्ट बनाया जा सकता है, या काजी, या जो भी अलग अलग नाम से लोग जाने जाते हैं वो किया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 का क्लॉज 5 है और वो ये कहता है कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में उस धर्म के लोगों को ही
वो पर्टिकुलर पोस्ट दी जा सकती हैं, लाइक प्रीस्ट, है ना, पुजारी या काजी, इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट है, उसने किसी दूसरे धर्म को मानने वाले या दूसरे धर्म में विश्वास रख करने वाले लोगों को एगेमिक टेम्पल्स में प्रीस्ट बनाया, जिसके अगेंस्ट जो कुछ पेटिशनर्स ने पेटिशन फाइल की, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को उस पे स्टे लगा दिया। मतलब ठीक है, स्टे का मतलब है कि अब आप उसमें किसी पर्सन को अपॉइंट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर पेटिशनर का कंसर्न ये है कि इस स्टे को रिमूव किया जाए, ठीक है, और उन्होंने कहा कि अभी इस तरह की प्रेस्ट की 2405 पोस्ट जो है वैकेंट हैं अर्काचपशिप में, ठीक है, एगमिक टेम्पल्स में। तो अगर स्टे ऑर्डर को नहीं हटाया गया तो इन लोगों को जो है पोस्ट नहीं दी जाएंगी, यानी कि इनको एक तरीके से जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने से मना कर दिया, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, हेवन इज नॉट फॉलिंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट द स्टेटस को ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू, हेवंस विल नॉट फॉल, ठीक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेवंस विल नॉट फॉल, तो मतलब इट इज नॉट सो हरी, इतनी जल्दी नहीं है कि आप उसको हटाएं, ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स EFIR बट विद कॉशन, ठीक है। तो ये आर के विजी हैं, हिज फॉर्मर IPS ऑफिसर, एंड हिज व्यूज आर पर्सनल। तो बेसिकली अभी तक क्या है, अभी हमारे देश में सेक्शन 154 CRPC जो है वो FIR के संबंध में बात करता है, यानी कि FIR के बारे में बात करता है सेक्शन 154, ठीक है। अभी FIR क्या होती है, FIR कराने के लिए हम लोगों को फिजिकली जाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस तरह के बहुत से एलिगेशन पुलिस पर लगते हैं कि जब कोई पर्सन FIR कराने जाता है तो पुलिस उसकी FIR रजिस्टर नहीं करती। सेकंड पॉइंट ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी, ये केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013, इस डिसीजन में, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इट इज मैंडेटरी फॉर पुलिस टू रजिस्टर FIR इन ऑल कॉग्निजेबल केसेस, ठीक है। तो यहाँ पर पुलिस के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि सभी पुलिस के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि पुलिस सभी मामलों में FIR रजिस्टर करेगी, ठीक है। अब अगर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती है तो इसको माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पर R.K. विजी का एक सजेशन ये है, और ये सजेशन लॉ कमीशन ने भी दिया है अपनी 282 रिपोर्ट में, ठीक है। तो एक तो ये रिपोर्ट नंबर 282 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है कि EFIR को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो इनका सजेशन ये है कि फिजिकली जाना भी अलाउड हो कोर्ट उसमें पुलिस स्टेशन में, और साथ ही साथ ये ये भी अलाउड हो EFIR। तो इसका मतलब कोई भी विक्टिम, कोई भी कंप्लेनेंट FIR रजिस्टर कर सकता है ऑनलाइन मोड में। अब इसकी कंसर्न आता है कि इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, ये झूठी है या सच्ची है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका एक मैकेनिज्म इन्होंने सजेस्ट किया है कि जब कोई पर्सन FIR रजिस्टर करेगा या कंप्लेंट देगा तो उस पर उसका एक OTP भेजा जाएगा उसके मोबाइल पर, और उससे वो वेरीफाई हो जाएगा कि इस पर्सन ने इसको किया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि उससे रिक्वायर्ड होगा कि वो वैलिड ID प्रूफ लगाए, उस पर आधार कार्ड, पैन कार्ड टाइप, ठीक है। तो यहाँ से उसका नाम और मोबाइल से उसकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी कि कोई झूठी FIR तो नहीं है इस तरह से, और अगर कोई पर्सन झूठी FIR कराता है तो उसके खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसके कुछ बेनिफिट जो इन्होंने सजेस्ट किए हैं वो ये किए हैं कि पहला पॉइंट तो उन्होंने ये कहा है कि जब कोई पर्सन देगा तो वो पर्सन केवल इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और फिर पुलिस के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि पुलिस उस इंफॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करे, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरा बेनिफिट ये है कि एक तो पर्सन को फिजिकली पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि पुलिस जो इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करेगा अपनी कंप्लेंट में, उसको चेंज नहीं कर पाएगी। अभी जनरली एप्रीहेंशन क्या होता है
कि जब कोई पर्सन पुलिस को लिख के कुछ इंफॉर्मेशन देता है लेकिन पुलिस उसको चेंज कर देती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि अगर हम EFIR इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बेनिफिट होंगे। ठीक है, और वो दैट वुड बी इन द कंप्लायंस ऑफ द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का भी कंप्लायंस होगा, इसलिए इन्होंने ये सजेस्ट किया है कि EFIR के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर इस ये केस का नाम और जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 282 और सेक्शन 154 ऑफ CRPC बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। Brazil will give continuity to India's presidency of G20 says ambassadors। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि जो G20 की प्रेसिडेंसी थी वो अभी इंडिया ने की 2023 में, और G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो 2024 में ब्राजील करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया ने जो है प्रेसिडेंसी इसको हैंड ओवर कर दी है। द ब्राजीलियन G20 प्रेसिडेंसी विल सीक इट्स ऑन स्पेशल एम्फेसिस ऑन फाइटिंग हंगर, और जब ये इसकी प्रेसिडेंसी करेगा तो वो इन पॉइंट्स पर एम्फेसाइज करेगा, फाइटिंग हंगर एंड पोवर्टी, ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेंटर स्टेज, विल कंटिन्यू टू पुश फॉर द रिफॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए कि G20 की प्रेसिडेंसी कौन करेगा, नेक्स्ट जो है ब्राजील करेगा G20 की प्रेसिडेंसी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। यूनियन होम मिनिस्ट्री सीक्स आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एंड जेल विजिटर्स। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक सजेशन दिया है कि जो भी पर्सन जेल में विजिट करते हैं उनके आधार कार्ड उसको ऑथेंटिक किया जाए। ठीक है, ताकि उनका भी रिकॉर्ड रखा जाए कल को, कि कल को अगर कोई क्राइम होता है तो उन पर्सनों को अरेस्ट किया जा सके इफ दे आर फाउंड गिल्टी इन एनी ऑफेंस। नाउ यूरोपियन यूनियन मूव्स क्लोजर टू स्टार्टिंग एक्सेशन टॉक्स विद ईवीज। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव है, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव आर्म, तो यूरोपियन कमीशन जो है वो यूरोपियन यूनियन के एग्जीक्यूटिव आर्म है, और उसने डिक्लेयर किया है दैट ब्लॉक शुड बिगिन एक्सेसिंग नेगोशिएशन विद यूक्रेन एज वेल एज मोल्डोवा। ठीक है, तो ये अब यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को और मोल्डोवा को एक्सेस दे रहे हैं, तो नाउ दे बिकम द मेंबर ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। तो इसके लिए क्या है, उन्होंने कहा है कि जब ये यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करेगा तो इट विल रिक्वायर टू डू सम रिफॉर्म्स, रिफॉर्म इन द लॉज एंड इकोनॉमी with the union or in the line of the union. Now, trouble with India's guidelines on genetically modified insects। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि जो हमारे कुछ एक तो होते हैं हमारे नेचुरल इंसेक्ट्स और दूसरे होते हैं हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट। ठीक है, तो इंडिया में कुछ जो साइंटिस्ट हैं हमारे, दे आर ट्राइंग टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ही कहा गया इंडियाज बायो इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स 2.6% टू जीडीपी। In April 2020, the Department of Biotechnology releases bioeconomy report envisaging this contribution to be closer to 5% by 2030। अब ये कह रहा है कि जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट ये बनाए जा रहे हैं, इनके कुछ कंसर्न है। कौन से कंसर्न है? पहला कंसर्न ये है अनसर्टेनिटी फॉर पर्पस। तो ये है कि जो इनको इनको बनाने का पर्पस क्या है। तो पहला जो इनको बनाने का पर्पज है वो क्लियर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द गाइडलाइन नोट दैट द GE insect are becoming globally available and are intended to help Indian researchers navigate regulatory requirements. However, the guidelines do not specify the purpose for which G insect may be approved in India and how the DBT as a promoter of biotechnology envisages their use। तो मतलब बना तो रहे हैं हम, लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे ये क्लियर नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है uncertainty for researchers. The guidelines are applicable only to research and not to confined trials or deployment। तो ये जो बनाए जा रहे हैं इनका केवल रिसर्च पर्पज के लिए होगा। अब रिसर्च पर्पज के लिए अगर हम देखें तो जैसे कोई भी हमारी नई मेडिसिन बनती है तो उसको मेडिसिन को पहले बहुत सारे ट्रायल होते हैं उसमें। ठीक है,
तो वो दैट ट्रायल में बी कंडक्टेड ऑन दिस genetically modified insect. So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. That's all for today. I will come again with the next news, next some such news analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.